नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11th का मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जेई लेवल का क्वेश्चन कर रहा हूँ, नीट लेवल का क्वेश्चंस कर रहा हूँ और भी जितने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वेक्टर्स का, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें। अगर नहीं देख रहे तो जाके देखो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो आज मैं वेक्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ और भी क्वेश्चंस करते हैं वेक्टर्स में, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इफ द सम ऑफ टू वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज, मतलब बोल रहा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब ऐसे बोल रहा है बेटा कि दो यूनिट वेक्टर है। मान लो बेटा यहाँ पे ए कैप है और एक और है बी वेक्टर, उसका बी कैप है। बोल रहा है कि द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इनका जो सम है एक यूनिट वेक्टर है, मतलब मान लेते हैं सी कैप है, मान लेते हैं। तो बोल रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज, तो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज क्या होगा, कि इनके बीच में जो मतलब ये जो होगा ए कैप माइनस बी कैप जो होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन यहां दे रखा है, ऑप्शन इज √2, ऑप्शन देख लेते हैं, √2, √3, 1/√2 एंड √5, √5, ये चार ऑप्शन है। देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन कंडीशन है इसको देखते हैं बेटा कि गिवन कंडीशन क्या है। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड हम निकाल देते हैं, ए कैप प्लस बी कैप का मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, सी कैप का मॉड। अब स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायरिंग से आपको क्या पता है बेटा, हम कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए कैप का स्क्वायर मॉड में प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए कैप इंटू मॉड ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो गया क्या, सी कैप का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर है ना बेटा, तो ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर है यहाँ पे। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड और बी कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और सी कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो डाल दो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यहाँ पे आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस, देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 स्क्वायर मतलब 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसको 0 आप बोल दो। सो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1। सो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -1/2। ये देख लो हमारे पास मींस cos थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया कि -1/2 आ गया। अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल देते हैं। हमें पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ जो दो यूनिट वेक्टर है इनका डिफरेंस कितना होगा। तो इसको बेटा हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये हमें चाहिए, तो इसको रूट ओवर लेना पड़ेगा, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस दे देते हैं यहाँ पे टू ए कैप इंटू बी कैप और यहाँ पे cos थीटा। अब बताओ कितना आ गया, ए कैप का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, बी कैप का स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 और यहाँ पे आ गया cos कितना -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, सो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, सो आ गया √3। देखो ये वाला ऑप्शन। आपको यहाँ पे एक जो चीज याद करने वाली है ना, वो ये याद करो कि कोई भी दो वेक्टर है यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, ये होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और अगर डिफरेंस होगा यहाँ पे, डिफरेंस ए कैप माइनस बी कैप, तो आप यहां समझ जाओ दिस इज a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस यहां डाल देना है बस, माइनस 2ab cos थीटा। बस ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है
Next question is, three forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is. देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है तीन फोर्सेस एक बॉडी पे लग रहे हैं। तो दिखा देता हूं पहले मैं आपको डायग्राम की, डायग्राम कैसा है। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना एंगल पे, 60 डिग्री पे लग रहा है। और इधर एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि और यहां से एक ऐसे लग रहा है, यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स एक लग रहा है, और ये एंगल दे रखा है कि 30 डिग्री है। देखो अब आगे हम लोग करते हैं कि पूछ क्या रहा है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन इज द देखो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं। नाम दे देता हूं इन फोर्सेस का, हम लोग अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को समझ के। इस फोर्स का नाम F1 दे देता हूं, इस फोर्स का नाम मैं F2 दे देता हूं, और इस फोर्स का नाम मैं F3 दे देता हूं, F3। अब देखो बोल रहा है कि इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, वो बोल रहा है वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जो भी होना चाहिए वेक्टर वो एफ जे कैप होना चाहिए। तो आप इन तीनों वेक्टर में से क्या ऐड करोगे जिससे कि ऐसा होगा। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं एक्स वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं, तो एक्स वेक्टर ऐड करने से मान लेते हैं रिजल्टेंट क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा। तो ये एक्स वेक्टर हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकलेगा यहाँ पे एक्स वेक्टर। तो सबसे पहले आप सोचो यहाँ पे ये F2 वेक्टर और F3 वेक्टर जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जस्ट माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है, ये 2 न्यूटन का है, ये 4 न्यूटन का है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 2 न्यूटन का होगा, है ना। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मैं ऐसे कर रहा हूं यहाँ पे, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर 2 न्यूटन का होगा। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे पता चला 2 न्यूटन का होगा, भैया एक फोर्स इधर है 4 न्यूटन का और इधर है एक फोर्स 2 न्यूटन का, तो माइनस कर दो। तो 4 माइनस 2, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो वहां पे रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, बड़ा फोर्स या बड़ा वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस छोटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना होता है। तो हमारे पास अब सिर्फ 2 वेक्टर बच गए, एक F1 बच गया और F3 और F2 का रिजल्टेंट बच गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो फोर्स बच गया, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे F प्राइम है। तो अब अगर हम लोग F1 प्राइम लिखते हैं वेक्टर में, F1 प्राइम वेक्टर, सॉरी F1 अगर हम वेक्टर में लिख रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, F cos 60 डिग्री। देखो यहाँ पे F1 cos 60 डिग्री आई कैप लिख दिया, प्लस F1 sin 60 डिग्री जे कैप, ऐसे लिख देंगे। अब एक बात बताओ, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 डाल दो। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 आई कैप हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू ये क्या हो गया √3/2 और यहाँ पे जे कैप। तो हमारे पास जो वेक्टर आया वो क्या आया, आई कैप प्लस √3/2 इंटू सॉरी i/2, ऐसे आया हमारे पास। F1 वेक्टर ऐसे आया। अब अगर मैं आपको बात करता हूं F1 प्राइम वेक्टर के बारे में, अगर मैं बात करता हूं F1 प्राइम वेक्टर, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे लिखेंगे। ये एंगल 30 डिग्री है बेटा, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे F प्राइम cos 60 डिग्री, और यहाँ इसका कंपोनेंट x में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस देके यहाँ पे आई कैप, प्लस y कंपोनेंट इसका पॉजिटिव होगा। ये सब जो कंपोनेंट में लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिख रहा हूं फटाफट से, तो आप मेरे वेक्टर वाला वीडियो जाके देखो, वहां पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोडेड है, वो आप ही के लिए बना है, जाके देखो। सो यहाँ पे हम इसका y कंपोनेंट हम क्या लिखेंगे, f प्राइम यहाँ पे sin 60 डिग्री और यहाँ पे j कैप। अब देखो ध्यान से, अब होने वाला क्या है, देखो यहाँ पे
एफ प्राइम क्या है, माइनस दे दिया यहाँ पे, ये क्या है 2 है, एफ प्राइम इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2 है। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 आई कैप प्लस 2 इंटू साइन 60 डिग्री क्या हो गया √3/2 और यहाँ पे क्या हो गया जे कैप। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस 2 से इस 2 को क्या करो कैंसिल कर दो, इस 2 से इस 2 को क्या करो कैंसिल कर दो, तो हमारे पास जो एफ प्राइम आया, यहां लिख रहा हूं मैं कि एफ प्राइम कितना आया, वो आया माइनस आई कैप प्लस क्या आ गया ओनली √3 जे कैप आया, ऐसे आया। अब देखो ध्यान से बेटा, इन दोनों फोर्सेस का अब रिजल्टेंट मैं निकाल रहा हूं, मतलब F1 और F प्राइम का रिजल्टेंट अगर मैं निकाल रहा हूं, इसको मैं यहां रब कर रहा हूं, बाद में यूज करेंगे। सो अगर हम F1 वेक्टर प्लस F प्राइम को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो देखता हूं कितना आता है। तो देखो यहाँ पे F1 वेक्टर मैं यहां लिख देता हूं कि क्या है ये, दिस इज आई कैप बाई 2 प्लस दिस इज √3/2 और यहाँ पे जे कैप। इन दोनों को ऐड करना, वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब है आई को ऐड करेंगे और जे को ऐड करेंगे। तो यहाँ है बेटा -1, यहाँ है हाफ, तो ये हो गया -1/2 आई कैप और यहाँ क्या हो गया प्लस √3 प्लस √3/2 होल इंटू जे कैप। देख लो यहाँ पे ये चीज हो गया, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब बोल रहा है कि ये जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आया, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आया ना, तो ये फाइनल रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो सिर्फ y एक्सिस में होना चाहिए। दिस मस्ट बी ओनली इन द y एक्सिस, मतलब यहाँ पे 0 इंटू आई कैप होना चाहिए प्लस समथिंग इंटू जे कैप होना चाहिए, यहाँ समथिंग, ये जो समथिंग है इंटू जे कैप होना चाहिए, ये समथिंग इंटू जे कैप, तो ये 0 होना चाहिए एक्स कंपोनेंट। इसका मतलब आप कितना फोर्स इसमें ऐड करोगे जिससे कि कितना फोर्स यहाँ पे ऐड करोगे जिससे कि इसका रिजल्टेंट सिर्फ जे कैप में हो, तो आपको मिल गया ना फोर्स कि भैया -1/2 आई कैप है। अगर मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे आई कैप बाय 2, अगर मैं ऐड कर दूंगा, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/2 इंटू आई कैप, अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा जो कंपोनेंट बचेगा वो किधर बचेगा, जे कैप में बचेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्लियर है कि कितने न्यूटन का हमें फोर्स ऐड करना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, तो हम मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे 0.5 न्यूटन 0.5 न्यूटन का हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा। हो गया, देखो तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे ये सब फोर्सेस, वैसे जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे वहां भी ये फोर्सेस हम लोग करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। अभी बस आपको वेक्टर में समझना कि हाउ टू राइट द वेक्टर्स F1 F2 F3, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा लोग, यहाँ पे द क्वेश्चन इज 2 forces of 12 Newton and 8 Newton act upon a body. The resultant force on the body has maximum value of, okay, maximum value आपसे पूछ रहा है कि 12 न्यूटन और 8 न्यूटन लग रहा है बॉडी पे, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा। तो ऐसे सोचो, ऐसे आप लोगों को सोचना है कि एक बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, मान लेते हैं 2 फोर्सेस, एक फोर्स लग रहा है 12, एक फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है, ऐसे मैं लिख रहा हूं, डायरेक्शन दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे तुरंत से। F1 8 न्यूटन लग रहा है और F2 जो है 12 न्यूटन लग रहा है, 2 फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बोलो रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम कितना होगा, तो देखो यहाँ पे रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को एक सिंपल सा चीज याद रखना है, जब 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, मान लो F1 और F2 अगर सेम डायरेक्शन में हुआ, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। उसी केस में मतलब थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा, मतलब 2 वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट वहां पे जो होगा ना बेटा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो रिजल्टेंट मैक्सिमम होने के लिए दोनों वेक्टर को पैरेलल होना पड़ेगा, और अगर ये पैरेलल हो गया तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे ऐड करता हूं तो क्या होगा, 8 + 12 अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, ये 20 न्यूटन आएगा। अब ये कैसे हम लोगों ने समझा उसको हम समझते हैं। देखो रिजल्टेंट का हम पहले फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो देखो, यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, √(a² + b² + 2ab cos
थीटा, ऐसे लिखते हैं हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब बताओ अगर हमें इसको मैक्सिमम करना है बेटा तो कॉस के ऊपर जाना पड़ेगा। जब कॉस मैक्सिमम होगा, कॉस मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा क्या होना है, मैक्सिमम होना है। कॉस थीटा मैक्सिमम कब हो जाए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा 0 डिग्री होगा तो देखो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब रूट ओवर ऑफ a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो रूट और ये खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारे पास a प्लस बी। तो देखो रिजल्टेंट मैक्सिमम का मतलब दोनों को जस्ट ऐड करना पड़ेगा, और मिनिमम रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा हमें, तभी ऐसा होगा। अब देख लेना बड़े में से छोटे को आप माइनस करना। तो मिनिमम रिजल्टेंट जब माइनस करोगे जब वो एंटी पैरेलल होंगे, और मैक्सिमम कब होगा, जब वो पैरेलल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, मजा आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस करने में, आ ही रहा होगा। जिसको क्वेश्चन समझ में आता है उनको मजा आता है, और जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उनको सजा लगता है। तो क्वेश्चन समझना या नहीं समझना आपके फंडामेंटल लेवल पे क्लियर करता है ना, डिपेंड करता है कि फंडामेंटल लेवल आपका कैसा है, बेसिक लेवल आपका कैसा है। ओके, चलिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दे रखा है, मतलब 3 वेक्टर यहाँ पे है बेटा लोग। देखो यहाँ पे 3 वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बोल रहा है 4 है, 4 यूनिट्स है, एंड एक और वेक्टर है सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि 5 यूनिट्स है। अब बोल रहा है यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बोल रहा है सी वेक्टर है, ऐसे। तो बोल रहा है द एंगल बिटवीन देम इज, देखो बेटा क्या है यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऐसा सिचुएशन है कि बोल रहा है, तो अब इस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा, तो हम लोग यहाँ बेसिक मेथड से करेंगे। अगर हम दिमाग लगा देंगे ना तो तुरंत बन जाएगा इस क्वेश्चन को। तो अगर 2 फैक्टर इक्वल है बेटा तो इनके मॉड को भी हम इक्वल कर सकते हैं ना। अब अगर इनके मॉड को अगर हम इक्वल कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ, मॉड को इक्वल कर देंगे मतलब स्क्वायर ऑफ मॉड भी इक्वल होगा। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रूट तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो गया इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, सी का स्क्वायर, मतलब सिर्फ सी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब बताओ ए का स्क्वायर मतलब क्या हो गया बेटा 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 5 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 16 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू ये कितना हो गया 24 हो गया ये है ना। 24 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25। अब ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो 24 cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया बेटा 24 तो 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगा यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ये तरीका आपको समझ में आया। ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक और ये तरीका से आपको यहाँ समझना है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, ये 3 4 5 जो है बेटा जब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पूरी समझ में आ जाता है कि ऐसा क्या होता है। देखो यहाँ पे सो अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है तो डेफिनेटली ये सी वेक्टर होगा। तो देख लो एंगल कितना है दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री, क्योंकि ये अगर 3 है और ये 4 है तो ये 5 होगा। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का ये फेमस रेशियोज होता है 3 4 5। ठीक है, चलिए तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, जिसको हम अगर रेडियन में बोलते हैं तो π/2 बोलते हैं इसको π/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी बॉडी पे बेटा दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स F1 इधर और एक फोर्स F2 इधर लग रहा है।
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपको पता है ना, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख दो पहले आप, क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। सो बताओ रूट ओवर ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, और यहाँ पे cos कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, लड्डू हो गया। तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। आप लोग याद रखना कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका रिजल्टेंट होगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो यहाँ पे सब क्वेश्चन फटाफट से यहाँ पे बन जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड जो है दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे बोल रहे हैं। तो बोल रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, है ना, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस में दे देता हूं, 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 120 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। कि बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा वो सेम है और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी उतना ही है। तो चलो करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे है ऐसे मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, अगर यहाँ कर देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर ऐसे, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको कर दिया बेटा, मतलब आप इसको क्या लिखोगे, रूट होता है तो रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, तो हुआ क्या यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, का मतलब सिर्फ ए स्क्वायर हो गया। आपको पता है ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जहां पे बी स्क्वायर है वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो बी स्क्वायर की जगह पे आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 2a स्क्वायर और यहाँ पे हो गया cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, सो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया है, तो ये उधर जाके ए स्क्वायर हो गया, सो यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू हो गया, हाँ माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू हो गया यहाँ पे माइनस a स्क्वायर, ऐसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, ए स्क्वायर यहाँ पे खत्म हो गया। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ध्यान से, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब cos थीटा इज इक्वल टू अगर 1/2 आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, cos थीटा इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम समझ रहे हैं कि क्या होगा, 60 डिग्री होगा ना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे इस केस में हो जा रहा है 60 डिग्री। अच्छा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 1/2 मतलब हो गया 60 डिग्री। एक बार फिर से एक बार हम चेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर, कैंसिल होके 0 हो गया। तो माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया। एक सेकेंड थोड़ा सा मैं आंसर देख लेता हूँ कि आंसर है क्या इसमें, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 120 होगा। 30 का ए, हाँ हमारे सही है, 60 डिग्री है बेटा यहाँ पे, तो करेक्ट हो गया हमारा, देख लो, गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट,
हाँ, कंफ्यूजन क्या था बेटा, ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर अगर होता ना तब यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर है तो 60 डिग्री, ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर होता ना तो यहाँ 120 डिग्री होता। उसी में थोड़ा सा यहाँ पे ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में, मुझे मजा आ रहा है, मतलब आपको भी मजा आ रहा है। मजा आना चाहिए, नहीं भी आ रहा है मजा तो आपको बोलना है मजा आ रहा है, तो आपको मजा आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, देखिए क्या बोल रहा है आपको, बोल रहे हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, y एक्सिस x एक्सिस बोल रहा है, दो पॉइंट है, ये इनिशियल वाला पॉइंट है, मान लो a है और यहाँ एक b है। बोल रहा है यहाँ पे कि जब पार्टिकल a पे था तो इसका कोऑर्डिनेट जो था वो था 2, 3, 5, और जब b पे चला गया तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 4, 5, ऐसे हो गया 3, 4, 5। तो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर समझने से पहले आपको समझना है कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट को आप जिस फैक्टर से मिला दोगे इसको बोलोगे पोजीशन फैक्टर, इसको बोलोगे आप पोजीशन फैक्टर। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन फैक्टर हो गया, ये हमारा फाइनल पोजीशन फैक्टर हो गया। सो हाउ टू राइट द इनिशियल पोजीशन फैक्टर, पहले वो समझ लो। देखो x कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2i कैप, y कोऑर्डिनेट क्या है 3, 3j कैप, प्लस z कोऑर्डिनेट क्या है 5, 5k कैप, बस। और अगर मैं बोलूंगा फाइनल पोजीशन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, सो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये दोनों आ गया हमारे इनिशियल एंड फाइनल दोनों आ गया। अब अगर मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा, डेल्टा आर फैक्टर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे r2 फैक्टर माइनस r1 फैक्टर करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हम लोग करेंगे। सो फाइनल माइनस इनिशियल को अगर हम माइनस करेंगे तो 3i माइनस 2i क्या हो गया, i हो गया, प्लस ये भी i हो गया, प्लस 0 हो गया, सॉरी j हो गया प्लस 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन फैक्टर। पोजीशन फैक्टर कैसे निकालोगे, अगर आपको पोजीशन पता है तो x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप, ऐसे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन इज बोल रहा है 2 forces of 3 Newton and 2 Newton are at an angle of theta such that the resultant is r. The first two factor is now increased to 6 Newton and 6 Newton and the first force is now increased to 6 Newton and the resultant is 2r. Then the value of theta is, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है F1 है बेटा हमारा 3 न्यूटन और F2 जो है वो है 2 न्यूटन। अब बोल रहा है इनका जो रिजल्टेंट है F रिजल्टेंट जो है वो बोल रहा है R है, R, F रिजल्टेंट इज R। अब बोल रहा है द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन, मतलब फर्स्ट फोर्स को हमें इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज टू 6 न्यूटन, मतलब 6 न्यूटन हम इसमें बढ़ा दे रहे हैं बेटा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट हो गया, नया वाला जो रिजल्टेंट हो गया वो डबल हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका एंगल कितना होगा। तो इसका एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए फटाफट से हम लोग चेक करते हैं कि इसका एंगल कितना होगा। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है ना। तो थीटा एंगल है, तो बताओ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा बोलो, रिजल्टेंट का अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यहां पे हो जाएगा, है ना बेटा लोग। चलो ओके, देखो यहाँ पे अभी बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो बेटा चलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं, r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया cos थीटा। देखो ये हो गया। कभी भी आपको ये स्क्वायर रूट दिखता है ना तो फटाफट से इसको सोचो कि कैंसिल कर दो कैसे भी, तो ये हो गया r स्क्वायर कर दो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड,
रूट जब भी रहेगा एक साइड नहीं होगा तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो ये क्या हो गया 9 + 4 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 6 दूनी 12 है ना cos थीटा। सो यहाँ पे आ गया r² = 13 + 12 cos थीटा, ये आ गया यहाँ पे। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। अब बोल रहा है कि F1 को बोल रहा है 6 न्यूटन कर देने और F2 सेम है बेटा 2 न्यूटन। तो अब रिजल्टेंट बोल रहा है 2r है, तो 2r = क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 2 और यहाँ पे क्या हो गया cos थीटा हो गया। ठीक है, अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो यहाँ क्या हो गया 4r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ फिर से क्या हो गया 36 + 4 प्लस यहाँ 12 दूनी 24 हो गया, यहाँ पे cos थीटा है ना। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। सो दिस इज 4r² = 36 + 4 क्या हो गया यहाँ पे 40 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 24 cos थीटा, 24 cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से आप लोग r² आपको पता है ना बेटा, तो इस r² का वैल्यू आप यहां डाल दो, उसको सॉल्व कर दो। जैसे आप सॉल्व करोगे cos थीटा में एक इक्वेशन बन जाएगा, आप सॉल्व कर दोगे। तो आपने इसको डाल देना है, तो ये हो गया 4 और r² के जगह पे डाल दो यहाँ पे 13 + 12 cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे जैसा है वैसा लिख दो 40 + 24 cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर दो। 4 अगर यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, हाँ 13 × 2 = 26, 13 × 4 = 52 है ना, 52 हो गया यहाँ पे, 12 × 4 = 48, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 40 + 24 cos थीटा। अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे उसको उधर ले जाएंगे। तो एक बात बताओ हम लोग क्या करने वाले हैं। सो 48 cos थीटा - 24 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 40 माइनस क्या हो गया यहाँ पे 52। अब ये कितना हो गया वो देखो, ये तो 24 हो गया ना, जस्ट डबल है ये। सो 24 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे -12 हो गया। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -12/24 विच इज -1/2। और जब cos थीटा -1/2 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 60 डिग्री हो जाएगा। सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। ओके डन हो रहा है, यहाँ पे मजा आ रहा है आपको क्वेश्चन करने में। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे अच्छा देखता हूं मैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन इज लाइक ओके 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे 120 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। The components of sum of two vectors and इतना along the x, ठीक है। ये बेकार क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे हम लोग, ये भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा वेक्टर्स का ही होगा। अभी हमारा वेक्टर्स खत्म हुआ नहीं है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट तक हमारा ये टॉपिक है। अब यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया, ये वेक्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 3 में लेके आऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस होंगे, उनको सफल करके मैं आपको क्वेश्चंस करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक करो, पढ़ाई जरूर करो, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।